दोस्तों कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ अपना हित देखा जाता है। तो क्या यह सच है दोस्तों? मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ब्लॉक करके रखा है, उसको लेकर बहरीन ने एक यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, आप जानते होंगे दोस्तों, बहरीन ने एक प्रस्ताव पेश किया है और कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहते हो, चाहे किसी भी तरह से हो, ऑल पॉसिबिलिटीज में। तो इस प्रस्ताव के ऊपर दोस्तों खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन में रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग शायद थोड़ा अचंभित हो गए होंगे कि रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो क्यों लगाया है। और यही टॉपिक है हमारा दोस्तों कि आखिर जो बहरीन और खाड़ी के जो भी अरब देश है, उन्होंने ये पेश किया था यूएनएससी में, उस यूएनएससी के रिपोर्ट को ही अब रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगाकर ब्लॉक कर दिया है। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं रूस और चीन ईरान का साथ देना चाहते हैं। लेकिन हम अभी अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। यूएनएससी में बहरीन की ओर से एक प्रस्ताव पेश किया जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने को लेकर, और उस मसौदा में यह था, उस रिपोर्ट में यह था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए हम किसी भी तरह के संभावित उपाय करने के लिए तैयार है। तो फ्रांस, चीन और रूस ने यह कहकर उस प्रस्ताव के ऊपर वीटो लगाया है कि इस प्रस्ताव को अगर पास करते हैं तो वार और भी ज्यादा फैलने की और पूरे रीजन में फैलने की शंका है, और इसी वजह से हम ये वीटो लगा रहे हैं। लेकिन क्या बात ये सिर्फ इसी की है दोस्तों, या कुछ और है? मुझे तो कुछ और ही लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएगा दोस्तों। लेकिन अगर मेरी माने तो चीन और रूस का तो समझ में आता है, क्योंकि ईरान के साथ इन दोनों ही देशों का बेहतरीन रिलेशन है। लेकिन फ्रांस ने आखिर ऐसा क्यों किया? तो इसका जवाब भी मैं आप लोगों को देता हूं दोस्तों। आपने देखा होगा ट्रंप नेटो और फ्रांस को, खासकर एम्यूल मैक्रोन को लेकर, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उनको लेकर हाल फिलहाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि उनका यानी कि इमैनुअल मैक्रोन का उनकी वाइफ के साथ कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। और उन्होंने हाल में भी बताया था कि कैसे इमैनुअल मैक्रोन को उनकी वाइफ ने एक तमाचा जड़ा, और उस घटना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मजाकिया अंदाज में प्रेस को ये बताया था, बयान दिया था कि कैसे उनका रिलेशन वाइफ के साथ ठीक नहीं है। और इस तरह के बहुत से ऐसे है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी वजह से फ्रांस ने वीटो लगाया है, लेकिन जब से ये रूस यूक्रेन वॉर छिड़ा है, फिर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, तब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ब्लॉक करके रखा है। और उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसी रीजन से, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20 से 25% इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है। और इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक होने की वजह से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो एनर्जी का शॉर्टेज आया है, उस अब एनर्जी शॉर्टेज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जा रही है। और इसी के तहत अमेरिका ने नेटो को मदद करने के लिए उन्हें कहा था, लेकिन नेटो ने साफ मना कर दिया कि ये नेटो का युद्ध नहीं है, इसलिए हम नहीं आएंगे। लेकिन
अब ये इमेल मैक्रो वाला क्या मामला है दोस्तों, ये आप सोच में पड़ गए हैं, इसलिए मैं भी इसे थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आप जानते होंगे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये अपने बयान के ऊपर कभी टिकते ही नहीं है। ये शाम को कुछ बोलते हैं, फिर सुबह कुछ बोलते हैं, फिर उसी बात को फिर दोपहर में कुछ बोलते हैं, और इस वजह से उनके बयानों का जो डिफरेंस है, उस बयान को लेकर दुनिया अचंभित में रहते कि पता नहीं आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल दे। ये अमेरिका को ही पता नहीं होता है, दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप अपने पावर की ताकत के जोश में ये किसी को भी कुछ भी समझ लेते हैं, और इसमें इसीलिए उसने नाटो को भी एक कागजी शेर कहा। फिर मैक्रो के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां की जो कि एक प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देती है, और इसलिए कहीं ना कहीं फ्रांस के प्रेसिडेंट इमेल मैक्रो ने वीटो लगाया है इसी के ऊपर। और अब आते हैं दोस्तों अब चीन और रूस के ऊपर। आप शायद जानते होंगे दोस्तों कि चीन जो है ईरान को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है, क्योंकि चीन ईरान के सभी पेट्रोलियम और जो भी चीजें ईरान को चाइना शिफ्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, उसी को लेकर अब जब 2019 में अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया गया था, तो उसी वक्त से आज तक ईरान का पूरा पेट्रोलियम सिर्फ चाइना खरीदता है, 90 से 95%। और इसलिए ऐसे बहुत सारे रीजन है जो चाइना और ईरान के रिलेशन बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। और अब इस बार में जो ईरान और अमेरिका इजराइल का वॉर चल रहा है, उसमें तो चाइना और रूस बहुत ही ईरान का साथ दे रहे हैं, कोई इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना जीपीएस से उसको ईरान को डायरेक्शन दे रहे हैं। इस तरह के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रूस और चाइना ईरान को प्रोवाइड कराते हैं। और ईरान भी आपने देखा होगा दोस्तों, ईरान के जो कामिकाजी ड्रोन है, रूस को वो हेल्प करके यूक्रेन को रूस मार रहा था उन्हीं कामिकाजी ड्रोन की ओर से। और इसी वजह से अब अमेरिका, चाइना, रूस, इनके बीच डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेर छिड़ गया है। और इसी के तहत और साथ ही दोस्तों यूएनएससी में रूस, चाइना और फ्रांस ये दिखाना चाहते थे कि सिर्फ आप ही बॉस नहीं है, जब तक हमारा वीटो है हमारे पास, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप अमेरिका के प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। और अब जब इन तीनों देशों ने वीटो लगा दिया है, तो अब ईरान जो है, जो बहरीन और अरब के खाड़ी देश अमेरिका, इजराइल चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दिया जाए, चाहे वो सैन्य, मिलिट्री या फिर किसी भी ताकत से हो। तो अब कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान को ये एक बहुत ही बड़ा झटका है, और साथ ही ईरान, अमेरिका और चीन के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत जैसी है, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, ईरान ने साफ कह दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिपमेंट निकलेगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस पे हम टैक्स लेंगे। और टैक्स यानी कि पैसा, रेवेन्यू, और अगर रेवेन्यू जनरेट होता है तो फिर आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ईरान की जो इकोनॉमी है उसे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो काफी हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बैलेंस कर ही लेगा ईरान, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अमेरिका और इजराइल हवाई हमले कर रहे हैं, उनको तबाह कर रहा है।
और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मिसाइल फैक्ट्रीज है, ड्रोन्स फैक्ट्रीज है, इनके ऊपर भी अब हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ईरान इसको लेकर बैलेंस में बना रहेगा। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका चाहे तो वो अपने सैटेलाइट के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, या फिर ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज उसके हाथ में है। क्योंकि ये इन सभी टेक्नोलॉजीज की, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, जीपीएस हो, इसका मैनेजमेंट सिर्फ अमेरिका संभालता है। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक प्रेसिडेंट है, इसलिए उसके हाथ में ये है। दोस्तों, रूस एक ऐसा दोस्त है, चाहे वो ईरान हो या फिर भारत, रूस ने कभी भी अपने दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ा है। लेकिन आप जानते होंगे दोस्तों, या फिर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो ये अमेरिका है वो 1971 में भारत के ऊपर न्यूक्लियर बम मारने के लिए अपना 7वां बेड़ा लेकर आया था। और ये रूस ही था जिसने हमारी रक्षा की थी। अमेरिकी मिलिट्री भारत पहुंचने से पहले ही रूस की मिलिट्री हमारे भारत को कवर कर चुकी थी। और डायरेक्टली रूस की मिलिट्री ने यह अमेरिका को धमकी दी थी कि अगर आप लोग भारत के ऊपर हमला करते हैं तो हम रूस के ऊपर हमला समझेंगे। अगर अब आप लोगों में हिम्मत है तो फिर भारत के ऊपर हमला करके देखो। और इसी तरह से दोस्तों, रूस ने भारत को बचाया था। यूएसएसआर, तब का यूएसएसआर, लेकिन ये रूस ही दोस्तों जो भारत को इतनी मदद करता है। और इसलिए मैं ये साफ तरीके से बोलना चाहता हूं कि रूस ऐसा दोस्त है जो कभी कभी भारत का और ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन में जैसा कि बोला जाता है, कोई परमानेंट दोस्त या कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। लेकिन ये मुझे लगता है दोस्तों कि रूस एक ऐसा दोस्त है जो परमानेंट है। ये मेरी एक ओपिनियन है दोस्तों, ये मेरी समझ है। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे बता भी सकते हैं। लेकिन रूस एक ऐसा दोस्त है जो किसी भी वक्त और किसी भी परिस्थिति में हाथ नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, रूस, चाइना और फ्रांस ने यूएनएससी में अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके ईरान को बचाया है। अगर ये तीनों देश अगर वीटो नहीं लगाते तो फिर ना जाने अमेरिका, इजराइल और खाड़ी के अरब देश, बहरीन, ये सब मिलकर ना जाने ईरान के ऊपर क्या कुछ नहीं करते। क्योंकि इनको लाइसेंस मिल जाता, ये दुनिया को बताते कि देखो हमने लीगल वे तहत हम ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं कर रहा है, ब्लॉक करके रखा है। और इस वजह से पूरी दुनिया में जो एनर्जी का शॉर्टेज है, और उस वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो रही है। उन्हें लाइसेंस मिल जाता दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि इन तीनों देशों के वीटो से ही ये हुआ है। अगर इन तीनों देशों में से कोई एक देश भी अगर वीटो लगा देता तो फिर उस प्रस्ताव या फिर उस रिपोर्ट के ऊपर कुछ होता ही नहीं। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट ये चल रही है कि जो बहरीन की ओर से और खाड़ी के अरब देशों की ओर से ये जो रिपोर्ट पेश की गई थी यूएनएससी में, इसको अब नेक्स्ट वीक इसके ऊपर कुछ बातें की जाएगी। और जो इस रिपोर्ट में बताया गया था कि हम मिलिट्री पावर से या किसी भी तरीके से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएंगे, अब उसके ऊपर वीटो लग चुका है। तो इसके ऊपर अब थोड़ा बहुत इसको कम किया जाएगा। और अब नेक्स्ट वीक सिर्फ डिफेंस के ऊपर ही काम किया जाएगा। डिफेंस का मतलब ये है दोस्तों कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले मिलिट्री पावर के तहत खुलवाने की कोशिश की जा रही थी, जो ट्रांसपोर्टेशन शिप है या फिर
जो भी ट्रेड हो रहा था इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, उसको अब डिफेंसिव में अपने ट्रांसपोर्टेशन करने की नेक्स्ट वीक ये इस रिपोर्ट में चर्चा होगी। अब देखना ये होगा दोस्तों कि नेक्स्ट वीक रूस, चीन और फ्रांस क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल में तो इस प्रस्ताव के ऊपर वीटो लगा दिया है और ये रिपोर्ट यही रुक गई है। दोस्तों, रूस ने भारत को भी यानी कि हमें 6 बार वीटो लगाकर हमें बचाया है। एक बार 1957 में, फिर 1961 में, फिर 1962, फिर 1971 और ऐसे आज तक जब से भारत और रूस का रिलेशन है, जब से भारत आजाद हुआ है, तब से भारत का साथ रूस दे रहा है और 6 बार भारत को बचाया है। 1957 में दोस्तों, जब कश्मीर में ये इस तरह का क्राइसिस हो रहा था, भारत बता रहा था कि कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान बोल रहा था ये हमारा है, ऐसा कुछ जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, हालांकि ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन तब यूरोप की ओर से, जो पश्चिमी देश है उनकी ओर से एक प्रस्ताव पेश किया गया था यूएनएससी में। तब ये बोला गया था यूएनएससी उस प्रस्ताव में कि जम्मू कश्मीर में यूएनएससी के मिलिट्री वहां पर जाएंगे, वहां पर तैनात करेंगे, क्योंकि भारत इसके ऊपर दावा करता है, पाकिस्तान इसके ऊपर दावा करता है, इससे अच्छा है हम जम्मू कश्मीर में यूएनएससी की मिलिट्री वहां पर तैनात करेंगे। लेकिन इसके ऊपर रूस ने वीटो लगा दिया और रूस ने बोला दोस्तों कि ये भारत का पार्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये भारत की संप्रभुता और स्वतंत्रता की बात है, तो इसमें किसी और देश को घुसने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से हमें जो अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी देश, पाकिस्तान की जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग उनकी सफल नहीं हो पाई, हमारे सिर्फ और सिर्फ दोस्त रूस की वजह से। और 1961 में गोवा को जब भारत आजाद कर रहा था, जब गोवा में पुर्तगाली का कब्जा था, तब भारत की मिलिट्री, भारत सरकार ने भारत की मिलिट्री भेजी और गोवा में पुर्तगालियों के ऊपर कार्रवाई हो रही थी। तब भी अमेरिका, ब्रिटेन और बहुत सारे देशों ने इसके ऊपर विरोध जताया और यूएनएससी में एक प्रस्ताव तैयार किया। तो दोस्तों, उसके ऊपर भी हमारे दोस्त रूस ने वीटो लगाया और कहा ये संप्रभुता भारत का है और ये कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता है कि भारत, उसके जो जमीन है, उसका हक है, उसका अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता। इस वजह से रूस ने यूएनएससी में वीटो लगा दिया। और अब जब 1962 में दोस्तों, पाकिस्तान को यह डर था कि जिस तरह से भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद किया है, उसी तरह कहीं अगर जम्मू कश्मीर को भी हथिया ना ले, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं दोस्तों, पाकिस्तान ऐसा सोचता था कि कहीं जिस तरह से गोवा को भारत सरकार ने आजाद किया है, उस तरह से अगर जम्मू कश्मीर को भी अगर ये कब्जे में कर ले, तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तान के लिए कोई एफर्टलेस होता। और इसीलिए एक बार यूएनएससी में इसको लेकर भी प्रस्ताव तैयार किया गया और इसके ऊपर भी रूस ने वीटो लगा दिया। फिर 1971 में जब पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि तब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि आज का पाकिस्तान है दोस्तों, वो बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में बहुत अत्याचार करता था। ना जाने 10 लाख से कहीं अधिक महिलाओं के साथ पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने अत्याचार किया, रेप किया था। और उसको बचाने के लिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसको लेकर एक ऑपरेशन शुरू किया। 1971 की मैं बात कर रहा हूं। तो उस वक्त भी
अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान और ऐसे देशों ने एक प्रस्ताव पेश किया था यूएनएससी में कि भारत बांग्लादेश में इस तरह के ऑपरेशन नहीं कर सकता है। लेकिन उस वक्त भी हमारे दोस्त रूस ने हमें वीटो लगाया था और हमें बचाया था, और तब जाकर आज का बांग्लादेश बना है। और हमारी सेना जो आज के बांग्लादेश में ऑपरेशन कर रही थी वो ढाका तक पहुंच गई थी, और तब तब जाकर जो आज के पाकिस्तान में यानी कि शहबाज शरीफ हो और वो फील्ड मार्शल, उनके पाकिस्तान के मिलिट्री 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था भारत के आगे, घुटने टेक दिए थे दोस्तों। और इसी तरह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो दोस्तों ये मैं इसलिए बताया ये पूरी बातें और ये पूरी कहानी, क्योंकि रूस एक ऐसा दोस्त है जो किसी भी दोस्त, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो इकोनॉमी में बड़ा हो या छोटा हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन रूस एक ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।